हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक बीएसटी या बिजनेस स्टडी का हम लोग दो मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो सेट था इसको सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में ये भी समझे थे कि जो अभी हमारा करंट ईयर में मॉडल क्वेश्चन इशू हुआ है इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का मॉडल क्वेश्चन पेपर है हम लोग को ये सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है। अगर हम लोग ये सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग एक अच्छा नंबर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। और ऑलमोस्ट ये हम लोग मान सकते हैं कि जो हमारा अभी फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं यही सब मॉडल क्वेश्चन से आने वाला है। क्योंकि इतना अगर हम लोग 4-5 मॉडल क्वेश्चन का पेपर मॉडल क्वेश्चन का सेट अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग बुक के सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोग जो 2019 का मॉडल क्वेश्चन था, 2019 में टोटल 3 सेट इशू हुआ था, जिसका फर्स्ट सेट जो है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा 2019 का है मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसका फर्स्ट सेट हम लोग के स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर है इसमें पूछा गया है वह आर्थिक क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज समझ चुके थे, आर्थिक क्रिया कहने का मतलब ही हो गया कि उस काम में कहीं ना कहीं हमारा मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना है, इनकम कमाना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हम काम करते हैं, जो ह्यूमंस बींग्स इस टाइप का काम करते हैं, मनुष्य जो इस टाइप का काम करते हैं वही हमारा आर्थिक क्रिया होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यह जो है एक आर्थिक क्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और उसके बदले हम लोग को कुछ रिटर्न में दिया जाता है, पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन द रिटर्न इज नोन एज। इसको हम लोग इस टाइप का जो आर्थिक क्रिया होता है इसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले जो बिजनेस होता है इसमें तो हम लोग खुद के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए कहाँ काम करते हैं, तो ये तो हमारा होने वाला नहीं है। प्रोफेशन में भी हम लोग खुद के लिए काम करते हैं, हमारा बिजनेस तो अपना ही होता है ना प्रोफेशन। ये जो यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है, ये जो फीचर्स है ना, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के केस में देखते हैं, जॉब के केस में देखते हैं। जॉब में हम लोग का क्या होता है, हम लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और उसके बदले हम लोग को रिटर्न रेम्यूनरेशन मिलता है, जिसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द इसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन अ बिजनेस। कौन सा एलिमेंट है, कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग एक बिजनेस में सक्सेस कर पाते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं इसेंशियल एलिमेंट ही है। तो ऐसे केस में जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है हम लोग उसको टिक करते हैं। जैसे कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल बिजनेस में चाहिए, नहीं तो हम लोग कहाँ से सक्सेस करेंगे? हमारे बिजनेस में कैपिटल है ही नहीं तो कैसे करेंगे? मशीनरी भी चाहिए, ऑनेस्टी भी चाहिए और इफिशियंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर जनरली हम लोग देखें तो यहाँ पे तो चारों ऑप्शन भाई सही है, बट यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज डी। ये हमारा डी है, एक इफिशियंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इफिशियंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब ही हो गया उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है लगभग अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो कैसे अच्छा चल रहा है? उसमें कैपिटल अच्छा होगा, इंप्लॉय वहाँ के ऑनेस्ट होंगे, मशीनरी वगैरह सही होगा, बिजनेस उसका सही होगा, तो इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जो सबसे परफेक्ट आंसर है ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं? विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स। कौन सा यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रीज का कैटेगरीज है जिसके अंडर ऑयल रिफाइनरीज और शुगर मिल्स को कवर किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी जो हमारा इंडस्ट्रीज का ग्रुप होता है उसमें ये सारे इंडस्ट्रीज कवर होते हैं। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होता है ना वहाँ पे मेनली क्या कवर होता है ना, जहाँ जो हम लोग लैंड से निकालते हैं, लैंड से हम लोग निकाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है, कृषि हो गया, लैंड से निकालना, कोयला निकाल रहे हैं धरती से, ठीक है, तेल निकाल रहे हैं, तो ये सब हमारा हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। तो सर यहाँ पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ऑयल है, तो ऑयल तो हम लोग जमीन से ही निकालते हैं, लैंड से ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा पढ़ना है, यहाँ पे ऑयल नहीं लिखा हुआ, ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, उसको रिफाइन करना, उसको प्रोसेस करना। ठीक है, तो ये सब लैंड से हम लोग निकाल लें, कोई भी संसाधन तो हम लोग कहीं ना कहीं लैंड से ही निकालते हैं। उसके बाद उसमें जो प्रोसेस करने का काम होता है ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कवर होता है। तो ऑयल, अगर हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन का बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज का बात किया गया।
दूसरा शुगर मिल, मिल में भी शुगर को प्रोसेस किया जाता है, तो ये भी हमारा सेकेंडरी प्रोसेस में हो गया। लेकिन गन्ना का खेती करना, ईख का खेती कर रहे तो हमारा प्राइमरी सेक्टर होगा। लेकिन शुगर मिल जो है वो क्या करता है, वो ईख का खेती नहीं करता, ईख कहीं से लाया खरीद के, गन्ना कहीं से लाया खरीद के, उसको प्रोसेस करके वो चीनी बना रहा है, तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कवर होगा। चौथा जो हमारा है यहाँ पे बोल रहा है कॉमर्स इंक्लूड्स, कॉमर्स में क्या आता है, तो हम लोग को एक चीज फिर याद रखना है, बिजनेस जो होता है इसमें दो चीज आता है, एक हमारा इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कॉमर्स के अंदर जो एक्टिविटीज आता है इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ट्रेड और जो एड्स टू ट्रेड होता है। एड्स टू ट्रेड कहने का मतलब जो ट्रेड व्यापार की सहायक क्रियाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा जो है बी नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। सोल ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है उसमें कौन सा फीचर्स पाया जाता है, कौन सा उसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा नेचर पाया जाता है, क्वालिटी पाया जाता है। सोल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली ये चीज होता है। सोल मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति ही उसका मैनेजमेंट करेगा। सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग मतलब समझ में आ रहा है, जो हम लोग घर के आसपास देखते हैं ना, जनरली वो सब सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता है, सोल ट्रेडर्स होता है, उस बिजनेस का एक ही ओनर होता है, ठीक है। तो उसका मैनेजमेंट भी ऑब्वियसली एक आदमी के हाथ में होता है। लिमिटेड लायबिलिटी ये सोल ट्रेडिंग में नहीं होता है। सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड, ऐसा सोल ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं होता है। सोल ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारे बिजनेस में जो लॉस होने वाला है अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारा है, सारा लायबिलिटी हमारा, मतलब हमारा लायबिलिटी लिमिट नहीं है, अनलिमिट है, असीमित है, ठीक है। तो हमारा जो है ये तो फीचर्स होता ही उसमें नहीं है। व्यापार से सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस, व्यापार से पृथक अस्तित्व, ये अकाउंट्स में हम लोग मान के चलते हैं, बट जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकल बात क्या होता है, जो हमारा बिजनेस होता है और सोल ट्रेड जो होता है जनरली उसका एग्जिस्टेंस अलग नहीं होता। अकाउंट्स बनाने के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग ये चीज मानते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी हमारा नहीं होगा। प्रारंभ एवं अंत करने में कठिनाई, इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करना एवं डिजॉल्व करना कठिन होता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो मेन फीचर्स हम लोग देखते हैं सोल ट्रेडिंग में, ये होता है हमारा सोल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मेंबरशिप है ये किस तरह से मिलता है, तो ये बाय बर्थ ही मिल जाता है, बाय बर्थ ही मिल जाता है। इसके लिए हम लोग को कोई एप्लीकेशन या एग्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर्स क्या होना चाहिए मेंबर का, ये हम लोग से पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10। ये हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ये कहीं ना कहीं पुराने सेट से भी हमारा बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहने का मतलब हो गया कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस टाइप का जो बिजनेस होता है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या क्या है, जरूरी है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, अनिवार्य है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना है इस टाइप के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपलसरी होता है। कंपनी का बिना रजिस्ट्रेशन का हम लोग कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फॉर्म जो है हमारा स्टेबल माना जाता है। स्टेबल कहने का मतलब हो गया वो चलेगा, मतलब उसका एग्जिस्टेंस में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, किसी एक व्यक्ति का बिजनेस है, तो उसका स्टेबिलिटी में डाउट होता है, उस व्यक्ति को अगर कुछ हो गया तो, ठीक है, तो हमारा तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा जनरली, ठीक है। पार्टनरशिप में भी वही होता है, पार्टनर को अगर 2 ही 3 पार्टनर है, कुछ भी अगर किसी को हो गया तो भी बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ये होता है कंपनी। कंपनी में का ओनर कौन है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कुछ भी हो जाए कंपनी चलता रहेगा, ठीक है, जनरली। तो ये जो हमारा होता है कंपनी, इसको मोस्ट स्टेबल बिजनेस हम लोग मानते हैं, अस्थायी इसको बिजनेस मानते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है ये हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है, जो प्राइवेट कंपनी होता है उसमें मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है, मेंबर का। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, मिनिमम नंबर जो होता है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होता है ये 2 कैटेगरी में होता है। अगर प्राइवेट कंपनी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए, कम से कम 7 आदमी होना चाहिए, तभी पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकता है, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, आज के डेट में एक नया कंपनी का कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ओपीसी जो होता है दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये भी प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है, और इसमें एक ही पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में बोल दिया कि ओपीसी में कितना मिनिमम मेंबर होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग 1 टिक करेंगे, मिनिमम 1 मेंबर में ही वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जनरली जो होता है, अगर बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी कहने का मतलब, तो हम लोग ये मान के चलेंगे प्राइवेट कंपनी कहने का मतलब अदर देन ओपीसी, ठीक है। तो वहां पे हम लोग 2 ही आंसर, दो जो हमारा है उसी में टिक करेंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज डन, गवर्नमेंट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किससे कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है इंडियन कंपनी। इंडिया में कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होता है तो इंडियन कंपनी के थ्रू ही होता है, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन सा सरकारी कंपनी का उदाहरण है। यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इसमें से कौन सा गवर्नमेंट कंपनी, एलआईसी, सेल, रेलवे, ओएनजीसी। रेलवे जो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, एक चीज ये हम लोग को समझना है, रेलवे जो है गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। कंपनी जो है हमारा सेल है, ओएनजीसी है, ठीक है, सेल है, ओएनजीसी है। तो ओएनजीसी भी जो हम लोग यहाँ बोकारो में हमारा है, ओएनजीसी सेल का भी प्लांट बोकारो में, तो ये दोनों हमारा गवर्नमेंट कंपनी। बट यहाँ पे जो मॉडल सेट में हमको आंसर दिख रहा है ये यहाँ पे बी टिक किया, बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों बी टिक किया। मेरे व्यू से इसका आंसर सेल भी हो सकता है, ओएनजीसी भी होता है। आज के डेट में अभी तक एलआईसी का जब तक शेयर नहीं बिका था तब तक एलआईसी भी गवर्नमेंट कंपनी ही था, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी कहने का मतलब होता है जिस कंपनी में मिनिमम 51% शेयर जो है ये गवर्नमेंट रखा है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंपनी का 1000 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 1000, तो इसका 51% 510 शेयर, 510 या इससे ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट खरीद के रखा है, सरकार खरीद के रखा है, कोई भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, हमारा झारखंड गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ठीक है, मतलब कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी इज नॉट अ गवर्नमेंट, ठीक है, समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई भी गवर्नमेंट हो अगर वो खरीद के रखा है 51% से ज्यादा शेयर, तो हमारा गवर्नमेंट कंपनी होता है। तो यहाँ पे सेल, ओएनजीसी दोनों करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, एलआईसी भी, बट जो यहाँ आंसर इसमें टिक है ये बी है। हो सकता है इस टाइप का कंफ्यूजन फाइनल एग्जाम में ना पूछे, बट हम लोग को ये चीज समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो यहाँ पे दिख रहा है वो बोला गया है स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी जो होता है, एमएनसी कहने का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, एक से ज्यादा कंट्री में वो अपना बिजनेस चला रहा है। तो इस टाइप के बिजनेस का स्कोप क्या हो गया, इंटरनेशनल हो गया, वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस चला रहा है, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन जो हम लोग इंडिया में किए हुआ था, इससे हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ देश में, तो ये हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ा दिया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट करने का मतलब हो गया कि हमारा देश का सामान जो है विदेश में जाके बिकने लगा। अब विदेश में हमारे देश का सामान बिकेगा तो हम लोग के पास फॉरेन करेंसी आएगा, ठीक है, जिससे हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो है ये बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा। इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, हमारे देश का जो ग्रोथ रेट था वो भी इससे बढ़ा। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा डी, 14 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसी, जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है एमएनसी में ये कौन एक्सरसाइज करता है। देखो अभी हम लोग एक चीज समझ रहे थे ना, मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है, इस टाइप का जो कंपनी होता है ये दो तीन चार देश में अपना बिजनेस चलाता है। तो इसका जो सेंट्रलाइज मेन जो कंट्रोल होता है ना, ये हमारा होता है हेड क्वार्टर से। जो कंपनी का हेड क्वार्टर जहां पर भी रहे, इंडिया में हो, चाइना में हो, यूएसए में हो, इंग्लैंड में हो, जहां पर से हो वहां से मेनली इस टाइप का कंपनी जो होता है कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी। सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन है, तो हम लोग को पता है आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। समय उपयोगिता को का सृजन कौन करता है, ये हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट मॉडल सेट में भी किए थे। तो समय उपयोगिता का सृजन कौन करता है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कहने का मतलब क्या हो गया, वेयर हाउस,
ठीक है। वेयर हाउस में क्या करते हैं, गुड्स हम आज रख दिए, जब जरूरत होगा तब उसको निकालेंगे, ठीक है, तब उसको कंज्यूम किया जाएगा। तो इस तरह से वेयर हाउस जो होता है ये टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। इंटरनेट कहाँ पे यूज होता है, लाइब्रेरी में यूज होता है, यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 19 नंबर, जो पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस जो होता है 1 ईयर होता है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में, लास्ट सेट में भी हम लोग ये क्वेश्चन कवर किए थे। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में मिलता है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा ब्याज किस अकाउंट में मिलता है, करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, या होम सेफ अकाउंट में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एफडी, फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बहुत लोगों को ये पता होगा कि सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, आज के डेट में 3-4%, ठीक है। एफडी में जनरली 5-6%, 7%, 8% इस तरह से मिलता है, और करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट ना के बराबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है ये एफडी अकाउंट में मिलता है। ई कॉमर्स जो है बिजनेस को क्या कर दिया, इंटरनेशनल स्कोप में इसको ला दिया। ई कॉमर्स जो है, जो हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, इस टाइप का जो ऐप है, ये क्या क्या हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल बना दिया। हम यहीं बैठे बैठे कहीं पर भी अपना गुड्स को बेच सकते हैं, फॉरेन में बेच दे, यूएसए, चाइना, इंग्लैंड, जहाँ पे हमारा गुड्स का डिमांड होगा वहां पे बेच देंगे। अगर ई कॉमर्स नहीं होता तो बेच पाते, शायद नहीं बेच पाते, ठीक है, बहुत मुश्किल होता। तो हमारा ये जो है ई कॉमर्स जो है हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल बना चुका है। ई कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, ई कॉमर्स कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेसमैन का क्या होता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका एम्प्लॉय के प्रति भी होता है, कंज्यूमर के प्रति भी होता है, गवर्नमेंट के प्रति भी होता है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ को का इंश्योरेंस जो होता है ये किस में होता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ह्यूमन लाइफ को इंश्योर जो है, मानव जीवन का बीमा निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखना, अग्नि बीमा में ह्यूमन का इंश्योरेंस नहीं होता है, ह्यूमन के लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, हमको अगर कुछ बीमारी हो गया, दिक्कत हुआ, तो उस चीज का पैसा मिलेगा। मेरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर समुद्र के थ्रू हम कुछ ला रहे हैं, ठीक है, और कहीं अगर बीच समुद्र में हमारा माल गिर गया, ठीक है, लॉस हो गया, तो हमारा उसका जो हमारा लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किसमें ह्यूमन लाइफ को इंश्योर किया जाता है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है, जो हम लोग LIC वगैरह करवाते हैं उसमें लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसको इंश्योर किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लेता है कि भैया तुम इतना दिन से पहले अगर चला गया तो फिर हम तुमको पैसा देंगे, जो भी उसका इंश्योरेंस का टर्म कंडीशन रहता है उसके बेसिस पे। 25 नंबर का फिर क्वेश्चन है, व्यवसाय का निवेशकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व निम्न में से कौन सा नहीं है। विच इज द नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के रिस्पेक्ट में, इन्वेस्टर के लिए एक बिजनेस का इसमें से कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इन्वेस्टर एक बिजनेस में कौन हो सकता है, या तो शेयर होल्डर, या तो जो डिबेंचर्स वगैरह खरीद रहा है, या तो जो लोन वगैरह दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसके लिए एक बिजनेसमैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया उसका कैपिटल को सेफ रखो, ऐसा नहीं कि उसका पूंजी डुबा देना। कोई हमारे बिजनेस में भरोसा करके इन्वेस्ट किया, हम उसका कैपिटल ही लेते डुबा दिए, ठीक है, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके कैपिटल को सेफ रखें, उसको प्रॉपरली डिविडेंड दें, ठीक है, जो एक जेन्युइन डिविडेंड होना चाहिए उतना हम एटलीस्ट उसको दें, ठीक है। उसका अगर हमको लोन वो दिया है, ठीक है, शेयर होल्डर ही हमारे बिजनेस का इन्वेस्टर नहीं होता, लोन जो प्रोवाइड किया वो भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर है। कोई भी हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो ही इज इन्वेस्टर इन माय बिजनेस, ठीक है। तो अगर कोई लोन भी दिया तो हम लोग को इंश्योर करना है उसको टाइमली इंटरेस्ट वगैरह मिल जाए। तो ये सारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर के लिए। टू गिव अप्रोप्रिएट सैलरी, हम इन्वेस्टर को क्या अप्रोप्रिएट सैलरी दे देंगे, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अप्रोप्रिएट सैलरी तो हम लोग इम्प्लॉय को देते हैं, तो हमारे ये इम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, इम्प्लॉय के लिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पूछ क्या रहा था, नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है। प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी इशू करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता है। हाउ मेनी क्लाउजेज देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये किसी भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है,
कोई भी कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे ही चलती है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एमओए, इसमें टोटल 6 क्लाउजेज होता है। क्लाउजेज मतलब समझना, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, ठीक है, जिस टाइप का एग्रीमेंट होता है ना, घर में हम लोग देखते हैं केवाला वगैरह, ठीक है, केवाला वगैरह देखते हैं जो जमीन उमीन का रहता है, उसी टाइप का, समझने के लिए मान सकते हैं कि उसी टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि कंपनी कैसे चलेगा, कहाँ से पैसा लाएगा, क्या बिजनेस करने वाला है। तो इसमें टोटल 6 क्लाउजेज होता है। पहला क्लाउज होता है जो उसको बोलते हैं नेम अलाउंस, नेम क्लाउज, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इसमें डोमिसाइल क्लाउज, कहाँ पे बिजनेस कंपनी का मेन ऑफिस रहने वाला है, ये उसमें लिखा हुआ रहता है, डोमिसाइल क्लाउज। इसके बाद हमारा जो होता है तीसरा क्लाउज जो होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट क्लाउज। ऑब्जेक्ट क्लाउज में लिखा होता है कंपनी क्या बिजनेस करने वाला है। हम अगर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में, तो हमको तो ये पता होना चाहिए भैया ये पैसा लेके कहाँ लगा देगा बिजनेस में, कुछ ऐसा जगह में नहीं ना लगाने वाला है जहाँ पे मेरे पैसा डूब जाए। समझना, इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहा है तो वो तो ये चीज जानना चाहेगा ना कि हमारा पैसा कहाँ पे यूज होने वाला है। तो वो चीज हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लाउज में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद जो हमारा होता है ये होता है लायबिलिटी क्लाउज। लायबिलिटी क्लाउज में ये लिखा हुआ रहता है कि शेयर होल्डर का क्या लायबिलिटी है कंपनी के लिए, कंपनी के रिस्पेक्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज होता है वो होता है कैपिटल क्लाउज। कैपिटल क्लाउज में ये लिखा रहता है कि ये कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल अपने लाइफ में, कितना का मैक्सिमम शेयर बेच सकती है, ये होता है कैपिटल क्लाउज। और इसके बाद एक हमारा होता है लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी, हम लोग लिख लिए नेम क्लाउज हमारा हो गया, एक हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन क्लाउज, 336 सब्सक्रिप्शन क्लाउज, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इसमें क्या लिखा रहता है, कौन कौन सा मिनिमम, जो हम लोग वहां पे पढ़े थे ना अभी शुरू में, इससे पहले समझ रहे थे कि कम से कम 7 आदमी होना चाहिए एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, या प्राइवेट कंपनी में 2, तो उसका नाम यहाँ पे लिखा रहता है सब्सक्रिप्शन क्लाउज में। तो ये मिनिमम 6 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्लाउजेज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज चार्टर ऑफ कंपनी। कंपनी का चार्टर किसको बोलते हैं, तो ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है। चार्टर कहने का मतलब हो गया जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे कंपनी चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। अगर हम लोग कोई एक कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसका नाम का अप्रूवल लेना होता है। हम अपने कंपनी, जो कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका ये नाम रखना चाह रहे हैं, इसका सबसे पहले अप्रूवल लेना चाहता है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी बिजनेस कंपनी स्टार्ट करेंगे, नाम उसका टाटा रख देंगे, रिलायंस रख देंगे, लोग कंफ्यूज होगा। टाटा रिलायंस अपना नाम बना के रखा है, हम उसके नाम पे बिजनेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को नाम का अप्रूवल लेना पड़ता है। कंपनी जो रजिस्ट्रार होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो पहले उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी, देखेगी कि हाँ ये नाम पहले से नहीं है, तो उसका अप्रूवल मिलता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नाम, नेम ऑफ कंपनी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। यहाँ पे पूछ रहा था एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ कंपनी इज टू बी मेड टू, किसके पास हम लोग करेंगे, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कौन इशू करता है, तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शेयर होल्डर एक कंपनी का क्या होता है, हम लोग को पता है क्या होता है, ओनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना, ये क्या कंपलसरी है, वॉलंटरी है, या नेसेसरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है इन जो डिबेंचर होता है इस पे इंटरेस्ट तो पेड करना ही पड़ेगा, मतलब 32 विल बी द करेक्ट, 32 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 33। इससे पहले अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है सबको, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो किस तरह से समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं क्या हम लोग इस वीडियो से। क्योंकि अल्टीमेटली वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्ट यही है, किसी को इससे कुछ फायदा हो, कोई इससे कुछ सीख ले। अगर किसी को फायदा हो रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, जिससे हमको भी पता चले, ठीक है, कोई तो किसी को तो इसका बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 33, ठीक है। 33 में क्या बोल रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। कौन सा जो हमारा इसमें बाह्य सोर्स नहीं है। कोई भी कंपनी जब होता है, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, तो हम लोग को उसमें फाइनेंस मतलब क्या, पैसा,
फंड चाहिए, ठीक है। तो ये पैसा हम लोग बाहर से भी ला सकते हैं, अपने कंपनी का इंटरनली भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा सोर्स है जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, जिसमें हम लोग बाहर से पैसा नहीं लाते। तो ओडी में क्या होता है, ओडी में तो हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं ना, तो ये तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया। बैंक लोन में भी हम लोग लोन से ही पैसा लेते हैं, बैंक से लेते हैं। डिबेंचर्स में भी हम लोग मार्केट से पैसा लाते हैं। जो रिटेन्ड अर्निंग होता है, रिटेन्ड मतलब समझ में, रिटेन किया हुआ, रखा हुआ, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग कहने का मतलब जो हम बिजनेस में अर्न किए, प्रॉफिट अर्न किए थे पहले, उसको रिटेन कर लिए, उसको अभी हम अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए। तो ये जो हमारा है, दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, दिस इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ बिजनेस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, जिसमें बोल रहा है फाइनेंस रिसिव्ड बाय इशू ऑफ शेयर। अगर हम लोग शेयर इशू करके फाइनेंस बिजनेस में ला रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 35, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आईडीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हमारा 1964 ईस्वी में हुआ। 36 का बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यह क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है, इसका क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट को घटाता है, बेरोजगारी घटा देता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहने का मतलब हो गया जो छोटा छोटा इंडस्ट्रीज लगता है, तो ऑब्वियसली ये अनएम्प्लॉयमेंट को घटा ही तो रहा है, ठीक है। किसी ना किसी को तो उस बिजनेस से रोजगार मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ये ऑब्वियसली घटा रहा है। डिक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट कहने का मतलब जो हम लोग गुड्स बाहर से लाते थे, अब अगर कोई गुड्स हमारा यहीं पे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया एसएसआई के थ्रू, तो हम लोग उसके कारण क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारे इंपोर्ट घट रहा है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो एसएसआई है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहने का मतलब क्या है, इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, सभी के बीच में इनकम पहुंच रहा है, तो ये भी काम होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये थोड़ा अमेंड हुआ है, एक बार इसको चेक कर लेना गूगल में। मैक्सिमम लिमिट जो होता है, ये यहाँ पे 2-3 चीज इससे रिलेटेड चेक कर लेना। एक होता है सर्विस सेक्टर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे चेक करना एमएसएमई, एमएसएमई या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अभी एमएसएमई, ठीक है। स्मॉल एमएसएमई का क्या लिमिट है, ये गूगल में चेक करके एक बार देख लेना, वो बताएगा सर्विस सेक्टर का और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ये हमको लग रहा है थोड़ा अभी चेंज हुआ है, जो अपडेटेड अमाउंट है वो हमारे माइंड में नहीं है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। प्रॉब्लम कहने का मतलब जिससे दिक्कत होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिससे स्मॉल इंडस्ट्रीज को दिक्कत नहीं होता होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑयल टेक्नोलॉजी, इससे तो बिजनेस दिक्कत होता है, यहाँ पे पूछा जिससे नॉट अ प्रॉब्लम, जिससे दिक्कत नहीं होता होगा। इन एडिक्वेट फाइनेंस, इससे तो दिक्कत ही होगा। अनट्रेंड पर्सनल जो होता है, जो उसका एम्प्लॉय होता है वो अनट्रेंड होता है, इससे भी दिक्कत होगा। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, इससे क्या दिक्कत होता होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, इससे तो दिक्कत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा था कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर विल बी बी। गवर्नमेंट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किस तरह से सपोर्ट करती है, सब्सिडी के द्वारा भी, इंसेंटिव के द्वारा भी, और ग्रांट्स भी देती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रोड्यूसर इज प्रोवाइडेड बाय, उत्पादकों को वित्तीय सहायक कौन देता है, जो प्रोड्यूसर्स होता है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है, कस्टमर देता है। कस्टमर क्यों देगा किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। रिटेलर भी नहीं देगा उसको। होलसेलर जो होता है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द सेंस कि वो क्या करता है, उसको कुछ उधार सामान दे दिया, ठीक है, जिसके थ्रू अपना क्या कर रहा है, एक तरह से उसको सपोर्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर जो है 42, इसमें बोल रहा है होलसेलर जो है डील्स इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स में वो डील करता है, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, गुड्स को हम लोग इम्पोर्ट ही किए, इम्पोर्ट करने का मतलब विदेश से लाएं, किस लिए, उसको बाहर बेचने के लिए। ऐसा होता है हम लोग गुड्स विदेश से लाते हैं एक देश से और दूसरे देश में ले जाके बेच देते हैं, या तो एक देश से लाएं उसमें कुछ प्रोसेसिंग करेंगे फिर जो नया गुड्स बना उसको बेच देंगे। तो इस टाइप का जो हमारा इम्पोर्ट का पर्पस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पुनः निर्यात। ठीक है, तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा सी। बहुत संख्यक दुकानें जो होता है, मल्टीपल शॉप जो होता है, मॉल्स वगैरह, उसमें गुड्स जनरली किसमें मिलता है, कैश में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, होलसेलर सेल करता है गुड्स किसको, तो ये रिटेलर को सेल करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड बिटवीन टू स्टेट इन एन इकोनॉमी इज नोन एज इंटरनल, इंटरनल व्यापार बोलते हैं, दो राज्य के बीच जो व्यापार होता है इसको आंतरिक व्यापार बोलते हैं। गुड्स आर सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर जो हमारा अंतिम उपभोक्ता होता है उसको गुड्स कौन बेचता है, रिटेलर बेचता है, फुटकर व्यापारी उसको गुड्स सेल करता है। 47 का बी हो जाएगा। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमंग टू कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड जो होता है मतलब एक देश दूसरे देश को गुड्स बेच रहा है या एक देश दूसरे देश से गुड्स खरीद रहा है, ये क्या करता है, दो देश के बीच में सहयोग उत्पन्न करता है, कोऑपरेशन उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 नंबर, इसमें बोल रहा है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड में जो हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज करते हैं ये हमारा शिपिंग बिल होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस जो ये कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ये सब यहाँ पे नहीं होगा। मेट रिसिप्ट कौन इशू करता है, इसको भी हम लोग पहले वाले मॉडल सेट में कवर किए थे। कैप्टन ऑफ शिप जो होता है या ओनर ऑफ शिप जो होता है ही इशू मेट्स रिसिप्ट। तो इस तरह से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए। उसके बाद इसका जो हमारा आंसर है ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हम पीडीएफ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, वहां से वीडियो ये पीडीएफ जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।